गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया लेसन शुरू कर रहे हैं हम। प्रकाश चैप्टर का नाम है। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो अपन पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं या कौन कौन से प्रकाश जो है वो कौन कौन से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से उसमें घटनाएं घटित होती हैं, तो इन सब के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तक पृष्ठ कौन सा हुआ, जैसे आपका दर्पण, आप अपने दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो वो समतल दर्पण है, ठीक है ना। तो वो दर्पण जो भी है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। वो ये जरूरी नहीं है कि वो समतल ही हो। समतल दर्पण तो अपने घरों में रहता है जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन दर्पण और भी प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का पृष्ठ, कौन सा, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिस पर अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अधिकांशतः किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये परावर्तक पृष्ठ बना रखा है, एक लाइन बना रखी है सीधी, ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होगा जिसमें इस कांच के एक साइड में पॉलिश की हुई रहती है, वो एक दर्पण की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। और परावर्तक पृष्ठ वह भी है जिससे प्रकाश की किरण परावर्तित होकर पारगमित नहीं होती, उसके अंदर से आगे नहीं जाती, वहीं से परावर्तित होकर इधर लौट जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ पर ये किरणें आपतित हो रही हैं और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर ये किरणें वापस इधर परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पर 4 किरणें दिखा रखी हैं, तो 4 किरणें जब आपतित हो रही हैं तो 4 किरणें ही परावर्तित होंगी, ठीक है। वापस जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। कौन कौन से होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या है, जैसा कि डायग्राम दिखा रखा है, अगर प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के बाद वो समांतर ही जाएगी। देखिए यहाँ पर ये समांतर किरणें आ रही हैं, समांतर का मतलब तो समझते हैं ना, ये समांतर किरणें आ रही हैं, ये समांतर किरणें आ रही हैं, तो इस दर्पण से वो टकराई और टकराकर वापस समांतर ही लौटेगी, ठीक है ना। तो इसमें नियमित परावर्तन में पृष्ठ कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन, सीधा, समतल, उबड़ खाबड़ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वक्र के रूप में नहीं होता, एकदम सिंपल प्लेन होता है पूरा। जब प्लेन पूरा पृष्ठ होगा तभी नियमित परावर्तन होगा। अगर पृष्ठ समतल नहीं है, एकदम प्लेन नहीं है, तो ये नियमित परावर्तन नहीं होगा। तो नियमित परावर्तन के लिए क्या जरूरी है कि पृष्ठ एकदम चिकना और बिल्कुल समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, उसमें उभार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपन सड़क पे चलते हैं तो ब्रेकर आ जाता है ना बीच में, तो वो ब्रेकर नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल प्लेन सिंपल होना चाहिए, पूरा समतल। समझ में आ गया। तो ऐसे पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी वो वहां से परावर्तित हो, वहां से टकराकर वापस समांतर ही परावर्तित होती है। तो जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में निर्गत होते हैं। ऐसे परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाते हैं। समतल पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है, और निश्चित दिशा में निर्गत होंगे। समांतर किरणें आएंगे तो समांतर ही जाएंगे, एक निश्चित दिशा में जाएंगे।
विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन के लिए पृष्ठ देखो कैसा है, ये यहाँ उभार है, फिर यहाँ गड्ढा है, फिर उभार है, फिर गड्ढा है, उबड़ खाबड़ हो गया ना, कहीं ऊपर कहीं नीचे, समतल नहीं है, समतल नहीं है ना। तो यहाँ पर ये किसी खुरदरे या उबड़ खाबड़ जो पृष्ठ है, पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी अनियमित पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण चारों ओर फैल जाती है। उसमें एक निश्चित, अब देखिए यहाँ आ तो समांतर रही है, देखिए ये आपतित किरण है, ये चार किरणें आपतित है, चारों समांतर आ रही हैं, लेकिन परावर्तन के बाद पृष्ठ पर टकराने के बाद देखिए ये किरणें वापस कैसे जा रही हैं, इधर उधर, कोई उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई और नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है, जिसमें परावर्तित किरणें नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होती है। समझ में आया क्या। तो दो प्रकार के परावर्तन, नियमित और विसरित। नियमित के लिए पृष्ठ बिल्कुल समतल होना चाहिए, विसरित के लिए पृष्ठ उबड़ खाबड़ होता है, अनियमित होता है, समतल नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश बाह्य मंडल में स्थित अणुओं पर आपतित होता है तो उसका विसरित परावर्तन हो जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और बाह्य मंडल मतलब सबसे बाहरी बाहर वाला, पृथ्वी के सबसे बाहरी सबसे ऊपर वाला जो मंडल है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जो है वो सबसे पहले तो उसी पर आपतित होगी, बाह्य मंडल पर, ठीक है ना। और बाह्य मंडल में जो अणु हैं वो एक नियमित नहीं रहते, जच्चे में थोड़ी रहते हैं, कोई जच्चे में नहीं रहते ना, वो तो जहां मन मर्जी घूमते रहते हैं। तो प्रकाश की किरण आई और उनसे टकराकर और किसी भी दिशा में वो परावर्तित हो सकती है, उसमें कोई निश्चितता नहीं रहती कि वो इसी दिशा में जाएंगी। तो विसरित परावर्तन हो जाता है उनका, किसका, सूर्य के प्रकाश का। तथा प्रकीर्णन की घटना के कारण, इसी को अपन प्रकीर्णन कहते हैं। ये क्या है कि आपतित प्रकाश की किरण का चारों तरफ फैल जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है ना। आपतित किरण आई और एक निश्चित दिशा में चलेगी तो वो प्रकीर्णन नहीं है, चारों तरफ फैलना वो प्रकीर्णन कहलाएगा। तो प्रकीर्णन की घटना के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण ही होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। वो प्रकाश की किरण चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है ना, जिससे जो नीला रंग है वो ज्यादा फैलता है। नीला रंग ज्यादा फैलेगा तो जो चीज ज्यादा फैलती है वही दिखती है हमें। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। परावर्तन के नियम, नी में नी छोटी कर लेना। परावर्तन के नियम, आपतित अपरावर्तन के दो नियम है। एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब समझते हैं क्या आप, जैसे ये मान लो एक तल है, ठीक है, ये एक तल है और ये किरण आपतित आई, एक पेन और देख लेती हूँ मैं, ये समतल पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है। एक प्रकाश की किरण इधर से यूं आई, ठीक है, इस पृष्ठ को मैं नीचे रख रही हूँ। प्रकाश की किरण यूं आई और यूं गई, इस प्रकार से ऐसे आई और ऐसे गई, ठीक है, और बीच में एक अभिलंब है। तो इसको अपन कहते हैं एक ही तल में होना, तल एक होना, ठीक है ना, एक ही तल में होंगे वो। समझ में आ गया। ये अभिलंब है बीच में, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। अब
एक तल में नहीं होते, कब नहीं होते, ये प्रकाश की किरण किस प्रकार से होंगे तब वो एक तल में नहीं होते। ये प्रकाश की किरण अगर आई तो ऐसे, अगर ये हो गई ऐसे, दिख रहा है ना सबको, ऐसे जा रही है इधर, ठीक है ना। लेकिन अभिलंब मान लो यहाँ है। मैं एक पेन और देख लेती हूँ यहाँ पर रखा हुआ है तो। अभिलंब आप ऐसे मान लो, ठीक है ना, ये अभिलंब है। एक पेन आप लगा लेना बीच में ऐसे, ये अभिलंब है, आप इसको अभिलंब मान लेते हैं, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक है। और जो प्रकाश किरण जा रही है वो अगर इधर जा रही है यूं, तो तीनों एक तल में नहीं होंगे, ठीक है ना। एक तल में कब होंगे, जब ऐसे प्रकाश की किरण आई और ऐसे ही जाए, इधर ही जाए, इसे तल में जाए। ये तल ले सकते हो आप, ये तल है, ठीक है ना। ये एक पूरा तल हो गया। ये तीनों जो चीजें हैं कौन कौन सी, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों इस तल में होंगे, इस तल में होंगे। ऐसे नहीं है कि एक प्रकाश की किरण यूं जा रही है, ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। परावर्तन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर जाएगी। एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब होता है, तो तीनों एक ही तल में होंगे। समझ में आ गया ना कि तल अपन किसे कहेंगे। और तो पहला नियम तो क्या हो गया, आपतित किरण ये आ रही है उसको अपन आपतित किरण कहते हैं। जो परावर्तित होकर टकराकर जो वापस जा रही है वो परावर्तित किरण कहलाती है। और ये अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल में होंगे। ये परावर्तन नियम के साथ साथ ये अपवर्तन का नियम भी होता है। परावर्तन के नियम के साथ साथ ये किसका नियम भी होता है, अपवर्तन का नियम भी यही है कि उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तो इसमें, और उसमें आ जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखो, ये वाला जो नियम है वो दोनों में सेम है, दोनों के लिए। आपतित किरण यहाँ उस वाले में क्या जाएगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब, केवल ये बदलेगा। परावर्तित की जगह ये परावर्तन है तो परावर्तित आ जाएगा, अपवर्तन है तो अपवर्तित आ जाएगा। आ गया ना समझ में। तो ये नियम तो दोनों में अपना आगे पर अपवर्तन भी पढ़ेंगे, अपवर्तन में भी यही नियम है। इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वहां ये नियम आए तो आप तुरंत पहचान लो कि हाँ ये अपन ने पीछे पढ़ा था, ठीक है। दूसरा नियम, अब यहां देखिए ये आई कोण बना रखा है, ये आर कोण बना रखा है। तो ये आई कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। इस अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब के साथ में परावर्तित किरण द्वारा बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण को तो अपन आई के द्वारा व्यक्त करते हैं, परावर्तन कोण को हम आर के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम, पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। समझ में आ गया। अब अपन ने पीछे दो परावर्तन पढ़े थे, दो प्रकार के परावर्तन पढ़े थे ना। एक तो अपन ने पढ़ा था नियमित परावर्तन, एक अपन ने पढ़ा था विसरित परावर्तन। दोनों ही परावर्तन में परावर्तन के नियम लागू होते हैं, ये ध्यान रखना। पृष्ठ चाहे कैसा भी हो, पृष्ठ चाहे समतल हो चाहे वो पृष्ठ उबड़ खाबड़ हो,
समतल नहीं हो, दोनों के लिए जो परावर्तन के नियम है वो लागू होते हैं, वो चाहे ऊपर वाला नियम है चाहे वो दूसरा वाला नियम है। ठीक है, तो आपतन कोण I व परावर्तन कोण R बराबर होते हैं, मतलब कोण I बराबर कोण R, ये आप परावर्तन का दूसरा नियम है। आ गया समझ में? अब है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले तो समतल दर्पण तो आप सब जानते हैं कि समतल दर्पण कैसा होता है। दर्पण में भी, दर्पण चाहे कोई सा भी हो परावर्तन ही होगा, दर्पण चाहे कोई सा भी हो परावर्तन की घटना ही होती है। ठीक है, समतल दर्पण में अपन अपना चेहरा देखते हैं ना, तो प्रकाश की किरण हमारे चेहरे से टकरा के इसके ऊपर गिरती है और इसके ऊपर गिरकर फिर हमारी आंखों की रेटिना पर गिरती है, तब हमारा दिमाग हमारा चित्र बनाता है कि हाँ दर्पण के अंदर ये चीज दिख रही है। ठीक है ना, तो जो अपन बाहर हैं वो तो कहलाता है बिंब, और जो दर्पण के अंदर हम दिख रहे हैं वो कहलाता है प्रतिबिंब। समझ में आ गया ना? जो दर्पण के बाहर वस्तु रहती है वो क्या कहलाती है? बिंब, और जो दर्पण के अंदर दिखाई देती है वो कहलाता है प्रतिबिंब। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये नॉर्मल चीजें हैं, शायद छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा बिंब और प्रतिबिंब के बारे में, समतल दर्पण के बारे में 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में आया होगा। तो समतल दर्पण की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है? देखिए, अपन इसकी बात तो करेंगे बाद में, पहले आप ये देखिए कि आप जब अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, सब देखते हैं, सब बच्चे देखते हैं ना, तो क्या देखते हो आप उसमें? क्या क्या चीजें आपने नोट की? मैं एक ही करके आपको बता रही हूं। आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट दर्पण के अंदर नजर आती है, या आपकी हाइट से कम या आपकी हाइट से ज्यादा? आपको कभी ऊपर करके देखना पड़ता है क्या दर्पण के अंदर कि प्रतिबिंब मेरा ऊपर दिख रहा है? नहीं देखना पड़ता ना आपको नीचे करके देखना पड़ता है, तो ना ही ऊपर ना ही नीचे, बिल्कुल लेवल में। आप जितने बड़े हो प्रतिबिंब भी उसके अंदर आपके लेवल का, आपके आकार का ही दिखता है, छोटा बड़ा नहीं दिखता। तो पहली बात तो ये हो गई कि प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, ये तो पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या आई कि आप दर्पण के सामने खड़े होकर अगर आप थोड़ा पीछे की तरफ चलें, ये मान लो दर्पण है, ये आप खड़े हैं और आप थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो दर्पण के अंदर आप जो दिख रहे हैं, आपका जो प्रतिबिंब है, उसकी गति को नोट कीजिए आप कि वो आगे की ओर आ रहा है, पीछे जा रहा है, वो भी पीछे जाएगा ना। आप मान लो आप यहाँ दर्पण के सामने ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आप दर्पण से और पीछे जा रहे हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब अंदर दिख रहा है वो भी दूर जाएगा। कहने का मतलब है कि दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े हैं, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर नजर आएगा। ठीक है, तो पहली बात कि प्रतिबिंब और बिंब का आकार समान होता है। दूसरी बात, दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है, तीसरी बात, आपने कभी दर्पण के सामने खड़े होकर अपना हाथ तो हिलाया होगा ना। अगर आप दायां हाथ हिलाते हैं या दाएं हाथ में आप मूवमेंट करते हैं किसी भी प्रकार का, तो सामने जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है उसका कौन सा भाग मूवमेंट करेगा, हिलेगा? आप अगर दायां हिलाओगे तो सामने वाले प्रतिबिंब का बायां भाग हिलेगा। ठीक है ना, ये दर्पण है, ये आपने अगर इधर मूवमेंट किया तो प्रतिबिंब में भी इधर ही मूवमेंट होगा। बिंब में अगर आपने इधर मूवमेंट किया, इस तरफ, मेरी तरफ इधर, तो प्रतिबिंब में भी इधर ही मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब कोई भी हलचल, आप हाथ हिलाओगे तो
प्रतिबिंब के अंदर अगर आपने दायां हाथ हिलाया तो प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन पार्श्व परावर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व। पार्श्व मतलब होता है समांतर। पार्श्व मतलब क्या होता है? समांतर। आपने अगर इधर वाला भाग हिलाया तो इधर भी इधर वाला भाग हिल रहा है, ऐसा बनता है प्रतिबिंब। देखिए, ये आप बिंब मान लीजिए, ये प्रतिबिंब मान लीजिए, ये दोनों बीच में मान लो दर्पण है। अगर आप ये हिलाओगे तो ये हिलेगा, देखो ये वाला हिलाओगे तो ये हिलेगा, ये वाला हिलाओगे तो ये हिलेगा, समझ में आ गया? ये वाला हिलाओगे तो ये हिलेगा। तो आपका जो दायां भाग है ये प्रतिबिंब का बायां भाग होगा, समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं अपन पार्श्व। पार्श्व मतलब समांतर, समझ में आ गया? तो ये कुछ एक विशेषताएं होती है। दूसरी बात, एक चौथी बात, चौथा पॉइंट हो रहा है कि आप दर्पण के सामने सीधे खड़े हैं तो प्रतिबिंब आपका उल्टा नजर आता है क्या? उल्टा बनता है क्या प्रतिबिंब? आपकी गर्दन नीचे और पैर ऊपर थोड़ी नजर आता है, नहीं आता ना। तो क्या होता है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, आभासी और वास्तविक, ठीक है। इन दोनों की स्थितियां किस प्रकार से बनती है वो अपन आगे बढ़ेंगे, कि वास्तविक कब बनेगा, आभासी कब बनेगा। लेकिन आप यहाँ पर इतनी बात जाने कि प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक बनता है, जो सीधा बनेगा वो आभासी बनेगा, और जो उल्टा बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधे व आभासी होते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। दूरियां समान होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितने आप बड़े हैं उतने ही प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, इससे अपन पार्श्व परावर्तन कहते हैं। जैसे अपन ने दर्पण के सामने पी रखा तो इधर हमें क्यों नजर आएगा, क्योंकि जो राउंड वाला भाग है, देखिए इधर वाला जो भाग है ये इधर घूमा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ तक आप कीजिए, यहाँ तक नॉर्मल छोटी छोटी चीजें आई है जो आप जानते हैं, कुछ एक नियम थे, तो आप यहाँ तक कीजिए। कल अपन इसके आगे फिर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।